हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेकर मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 20 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो साउथ रेलवे नन डिवीजन का यह क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम जो है आप देख सकते हैं 17/9/2021 को एग्जाम हुआ था। देखिए एग्जाम जो है 2021 में हुआ था। आप ये ना कहिए कि क्वेश्चन पुराना है, क्वेश्चन तो पुराना है ही, लेकिन कोई क्वेश्चन नया पुराना नहीं होता है। रेलवे जो है क्वेश्चन को सेट करके रखता है, उसी क्वेश्चन में से पूछते रहता है फेर बदल करके इधर उधर, इसीलिए कोई क्वेश्चन नया पुराना नहीं होता है। इसलिए आप लोग दिमाग से इस बात को निकाल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम देर ना करते हुए क्वेश्चन पर। हो सके तो कॉपी कलम लेकर के बैठे, विशेष करके जो इस टेस्ट को जो दिए हैं जो भाई, उनको तो अनिवार्य रूप से कॉपी कलम लेकर बैठे, क्योंकि जिस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको वो लोग नोट करते जाएंगे। तो वीडियो को देखने में या पढ़ने में बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टदायक होगा। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही रोचक है। चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि स्व उत्पादक उत्पादक विद्युत उपकरणों से सुसज्जित द्वितीय श्रेणी, देखिए द्वितीय श्रेणी है, परिवहन कोड क्या होता है द्वितीय श्रेणी का परिवहन कोड। द्वितीय श्रेणी मतलब कि स्लीपर, ठीक है ना, इसमें एसी नहीं है, द्वितीय श्रेणी एसी नहीं, यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का परिवहन कोड पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो है जीएस हो जाएगा। मैंने इसके पहले सारे के सारे मतलब कि इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कोड जो कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कोड जो है सारे के सारे मैंने एक बार बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ। एक होता है इन्फेक्शन कैरिज, ठीक है, इन्फेक्शन कैरिज, ठीक है। तो इन्फेक्शन कैरिज का जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है आरए होता है। फिर से आप लोग लिख लीजिए, इन्फेक्शन कैरिज का आरए होता है। वहीं पेंट्री कार का हम हिंदी में लिख देते हैं, शॉर्ट में आप लोग समझ जाइएगा, पेंट्री कार का WCB होता है। ठीक है, और फर्स्ट क्लास एसी, यानी हम शॉर्ट में लिखते हैं फर्स्ट क्लास एसी का यहाँ पर FAC हो जाएगा। ठीक है, और टू टायर का, आप देखिए इसको आप लोग नोट कर लें, टू टायर का टू टायर का टू टायर का जो है CW होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एसी पूछेगा तो यहाँ पर एसी लगा देंगे, एसी CW हो जाएगा। ठीक है, टू टायर का क्या होता है CW होता है। ठीक है, और थ्री टायर का आपको एस मतलब कि CN होता है, CN। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर एसी अगर पूछता है तो यहाँ पर एसी लगा देंगे, यानी ACCN मतलब ACCN। ठीक है, तो यह एसी हो गया। यहाँ पर एसी अगर लगा देते हैं तो एसी टू टायर हो गया। यहाँ पर थ्री टायर है, जिसे यहाँ पर स्लीपर लगा देंगे, एस लगा देंगे, स्लीपर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप केवल इसको याद रखिए। ठीक है, इस लाइन को, यानी टू टायर का CW होता है और थ्री टायर का CN होता है, और चेयर कार का आपको मतलब कि CZ होता है। यहाँ पर एसी लगा देंगे, CZ मतलब कि एसी ACCZ हो जाएगा, मतलब कि चेयर कार एसी चेयर कार हो जाएगा। ठीक है, एस GS जैसे यहाँ पर लगाया था लगा देंगे GS, तो स्लीपर चेयर कार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पर एक है पावर कार। ठीक है, तो पावर कार के लिए RM होता है। ठीक है, पावर कार के लिए RM होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन से जो है स्व उत्पादित विद्युत उपकरणों का सुसज्जित मतलब कि द्वितीय श्रेणी का पूछा है, स्लीपर का, तो यहाँ पर GS हो जाएगा। ठीक है, जी का मतलब सेल्फ जनरेशन। ठीक है, यानी स्व उत्पादक। ठीक है, और एस का मतलब स्लीपर हो जाता है। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ICF बीजी ट्रॉली का कठोर पहिया का आधार मतलब कि व्हील बेस से पूछ रहा है। ठीक है, व्हील बेस जो है कितना होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर पेंसिल ले लेते हैं। यानी व्हील बेस या पूछ रहा है ICF ट्रॉली का व्हील बेस कितना होता है, तो यहाँ पर जो है 2896 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2896 हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर ICF का जिक्र किया गया है, अगर यहाँ पर LHB का अगर जिक्र किया जाता तो 2560 mm हो जाता। कितना हो जाता 2560 mm हो जाता, लेकिन यहाँ पर ICF की बात किया गया है 2896 mm हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे उसको आप लोग नोट करके लिखते जाइएगा। नोट करने का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख लिया, तो अपना कलम का कलर चेंज कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं इसको ब्लू से लिखे, तो यहाँ पर हम नोट लिखेंगे, नोट लिख करके एरो देंगे, और फिर उसके बाद में जिससे इस क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने ऊपर बताया, तो क्वेश्चन कलम का कलर चेंज कर ब्लैक या रेड कर दीजिए, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको नीचे लिखते जाइए। ठीक है, इसलिए कि आप कभी आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन फंस गया तो फिर आप नोट्स को जब मतलब कि सामने रखेंगे
तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके सामने आ जाएगा। इस तरह तैयारी में आपको रफ्तार आएगा, और इसलिए कि वीडियो कब मिलेगा नहीं मिलेगा आपको कोई गारंटी नहीं है, फिर वीडियो खोजना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मतलब डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इस वीडियो का पीडीएफ कैसे मिलेगा, या एलडीसी जेईई के लिए कैसे मतलब की तैयारी के लिए पीडीएफ मिलेगा, मैं वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि कितने दिनों के बाद पीओएच के लिए नव निर्मित आईसीएफ डिजाइन कोच, मतलब कि देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान देने जो बात है कि नव निर्मित जो है आईसीएफ डिजाइन कोच की बात किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर डिजाइन कोच की बात किया गया है, ऐसे नहीं है कि हाँ आईसीएफ कोच का, नव निर्मित आईसीएफ कोच का मतलब कि पीओएच कितना दिन पर होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आईसीएफ नव निर्मित डिजाइन कोच की बात किया गया है, ठीक है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको पहले डिटेल रूप से मैं बता दूं, ठीक है। तो पहले तो आप कहिएगा कि नहीं नया कोच का सर 2 साल होता है, ठीक है, जबकि इसका आंसर 1 ईयर है। तो देखिए आपको हम बताते हैं, चाहे वह मतलब कि नया हो या ओसीबी यानी अदर कोचिंग व्हीकल्स, इसका फुल फॉर्म होता है अदर कोचिंग व्हीकल्स, ठीक है, या नया कोच हो, एकदम नया बना हो, नवनिर्मित आईसीएफ जिसमें डिजाइन नहीं लगा हो, तो इसके लिए जो है मतलब कि पीओएच जो है आपको 2 साल हो जाता है, मतलब कि 24 माह हो जाता है। कहा जाता मतलब कि नया कोच हो या अदर मतलब ओसीबी में मतलब कि जितने भी कोच आते हैं वो सारे के सारे पीओएच जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कि पीओएच पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो है 2 महीना कर रहे हैं कि 24 माह पर होता है, यानी 2 साल पर होता है, ठीक है। और आईओएच जो है आईओएच जो है 12 महीना पर होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, नया कोच बना हो या ओसीबी हो, ओसीबी का मतलब अदर कोचिंग व्हीकल्स, ठीक है। तो उसके लिए पीओएच जो है 24 माह और आईओएच जो है 12 माह। लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पर नया तो है लेकिन डिजाइन किया गया है, ठीक है, यानी एक कोच को दूसरे कोच में कन्वर्ट किया गया है उसको, ठीक है ना, डिजाइन करके उसको फिर से मतलब कि बनाया गया है, तो इसके लिए 1 ईयर, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन उठता है कि ओसीबी में कौन कौन से कोच जो है आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ओसीबी में ओसीबी का मतलब अदर कोचिंग व्हीकल्स, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं पार्सल बैन, शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है। ब्रेक शॉर्ट में मैं लिखता हूं, उतना लिखूंगा तो जगह भी नहीं है, ब्रेक बैन, ठीक है, ब्रेक बैन हो गया। उसके बाद में इंफेक्शन कैरिज जो जिसको हम लोग कहते हैं, इंफेक्शन कैरिज जिसको मतलब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कोड आरए लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद में पावर कार हो गया, ठीक है, पावर कार का जो हम लोग सीडब्ल्यू जो हम लोग लिखे हैं, पावर कार आरएम, ठीक है, पावर कार का। और आ जाता है पेंट्री कार, ठीक है, पेंट्री कार का मतलब क्या हम लोग लिखे हैं WCB, ठीक है। और आ जाइए जो दिमाग पर आ जाता है उसको तो मैं लिख ही दूंगा, जैसे कि आ जाता है CZ यानी चेयर कार, ठीक है, चेयर कार। इस प्रकार के मतलब कि ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखा, कोच का नाम लिखा ओसीबी में, तो ये जो है ये सब जो है आपको ओसीबी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। यानी ये जो पी लिख दिया है, पार्सल लिख देते हैं, पार्सल, यह पार्सल है, ठीक है, पार्सल, ब्रेक बैन, इन्फेक्शन कैरिज, और क्या बोलते हैं इसको पावर कार। उसके बाद में आपको WCB मतलब कि पेंट्री कार, और CZ जो है चेयर कार, ठीक है। तो ये जो है ओसीबी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ओसीबी जो है इसके लिए पीओएच, सभी का पीओएच जो है, पीओएच जो है मतलब कि 24 माह पर किया जाता है, और आईओएच जो है 12 महीना पर किया जाता है, ठीक है, 12 माह पर आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन में आईसीएफ डिजाइन है, इसलिए इसका 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोच व्हील ट्रेड पर अनुमेय फ्लैट टायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोच के लिए जिक्र किया गया, कोचिंग ट्रेन के लिए मतलब कोच के लिए फ्लैट टायर की सीमा कितना होता है, तो ये होता है 50 mm। कितना होता है, 50 mm होता है। वहीं अगर इसी क्वेश्चन में अगर गुड्स के लिए अगर बात करता, गुड्स के लिए मतलब मालगाड़ी के लिए, तो गुड्स के लिए यह हो जाता 60 mm। आप लोग तो जान ही रहे हैं कि इसका गुड्स के लिए जो है 60 mm हो जाएगा, और कोचिंग के लिए जो है 50 mm हो जाएगा इसी क्वेश्चन में, ठीक है। व्हील ट्रेड पर अनुमेय फ्लैट टायर की सीमा जो है कोच के लिए 50 और गुड्स के लिए मतलब 60 mm हो जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि बीजी कोच के पहिए केंद्र में चलने वाले टायर की मोटाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे मान लेते हैं कि यह मैंने व्हील जो बना दिया तो व्हील ट्रेड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इसका मोटाई जो होगा, एक और जो बना देते हैं अंदर की तरफ, इसकी जो मोटाई जो होगा, तो इसके मध्य में जो पूछ रहा है इसका मोटाई जो होगा, ठीक है, उसका कितना होगा। बीजी कोच के केंद्र में चलने पर टायर की मोटाई पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा 63.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब कि मोटाई जो है हमने केंद्र में मोटाई जो पूछा है व्हील ट्रेड का, आप लोग समझ गए होंगे जहां तक विश्वास है हमको, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या करा, एसीटीआर में हवा रिसाव की दर अधिक नहीं है। एसीटीआर का मतलब फुल फॉर्म होता है सिंगल कार टेस्ट रिंग। सिंगल कार टेस्ट रिंग होता है, जब टेस्ट होता है उस वक्त जो है हवा जो है कितना से अधिक मतलब रिसाव जो है ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपको 0.2 kg पर cm स्क्वायर पर मिनट, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है पर मिनट, ठीक है ना। पर मिनट की जगह पर यहाँ पर मिनट की जगह पर कहीं लिख देता है यानी 60 सेकेंड। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे पर मिनट। तो पर मिनट की जगह पर जो है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो कहीं कहीं 60 सेकेंड भी लिख देता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज में 0.02 kg भी लोग मार देता है, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखेंगे 0.2 kg पर cm स्क्वायर मतलब कि प्रति मिनट अर्थात 60 सेकेंड में इतना से हवा 0.2 kg पर cm स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात 1 मिनट में अर्थात 60 सेकेंड में। पोस्ट में लिख देंगे 60 सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि कोचिंग ट्रेनों में फीड पाइप का रंग कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर कोचिंग ट्रेन की बात किया है, तो फीड पाइप का रंग जो है व्हाइट होता है। अब देखिए यहाँ पर कोचिंग लिखा है, कोचिंग हो चाहे गुड्स हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, ठीक है, उसमें फीड पाइप का रंग जो है व्हाइट ही होता है, ठीक है। और फीड पाइप माने एफपी यानी फीड पाइप, और बीपी जो है, बीपी का मतलब यह जो है ग्रीन होता है, ठीक है, ग्रीन होता है। और इसका प्रेशर जो है आपको फीड पाइप का 6 kg होता है पर cm स्क्वायर, और बीपी का प्रेशर जो है 5 kg पर cm स्क्वायर होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो फीड पाइप जो है आपको क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर का मतलब सफेद होता है, और बीपी जो है ग्रीन मतलब कि हरा होता है, और एफपी का प्रेशर 6 kg और बीपी का प्रेशर 5 kg पर cm स्क्वायर होता है, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेक रिलीज के दौरान बीसी से हवा कहाँ निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है और पूछता भी है कि ब्रेक जब हम लोग रिलीज करते हैं तो उस स्थिति में हवा बाहर जो है निकलती है, ठीक है। तो कहाँ निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एटमोस्फियर अर्थात वायुमंडल में निकलता है। वायुमंडल एटमोस्फियर में यह हवा निकलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। बीएम का मतलब होता है बोर्ड मॉडल, मैंने बीएम लिख दिया, ठीक है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर सी में जो दिया है एटमोस्फियर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 में क्या है, इंजन में एमआर एयर का कट इन और कट आउट प्रेशर समान। देखिए प्रेशर हो गया, यहाँ पर प्रेशर होगा, ठीक है ना। टाइपिंग में थोड़ा बहुत हो जाता है, देखिए यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर होगा, ठीक है। यानी इंजन में एमआर एयर कट इन आउट मतलब एमआर का मतलब होता है मेन रिजर्वायर, ठीक है। एमआर का फुल फॉर्म होता है मेन रिजर्वायर। ये लगभग सारे के सारे सेट में क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है ना। ये बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग 100% लिख लेंगे। आप कहिएगा हमेशा मतलब रिपीट होता है, रनिंग क्वेश्चन है, तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहीं पर आप लोग फॉलोअप कर जाते हैं, जो क्वेश्चन रनिंग होता है उसको लोग ध्यान में नहीं रखता है, और वही क्वेश्चन जब आ जाता है ना तो आदमी कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है ना। तो रनिंग क्वेश्चन जो है को हमेशा रनिंग ही दिमाग में रखना चाहिए। और कहने का तात्पर्य है कि जब कॉपी में नोट करेंगे, जब भी पाना पलटेंगे, तो हमारा दिमाग जो है उस पर अर्थात जब उसको हमको दिखाई देगा, आंख यानी नजर जब उस पर जाएगा, तो आपको दिमाग में रिवीजिंग होते रहेगा, ठीक है। तो इसका जो है ए हो जाएगा 8 से 10 kg पर cm स्क्वायर, ठीक है। यह बहुत ज्यादा मतलब कि क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, WRA सिस्टम की ओवरहेड वाटर टैंक की क्षमता जो है कितना होता है, ठीक है ना। तो
इसको जो है आपको इसके ऐसा आंसर इसका तो 200 लीटर होगा, लेकिन इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, 3-4 गो क्वेश्चन एक ऐसा आता है जिसमें ज्यादा के ज्यादा मतलब कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत मार करके आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले जो है WRA, ठीक है, तो WRA का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, वाटर रेसिंग एपरेटस। ठीक है, इसका आप लोग लिख लीजिए, वाटर रेसिंग एपरेटस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। अब उसके बाद में हम इससे जो क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूज करता है उसको हम आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 नंबर में क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि डब्ल्यू, लिख लीजिए हमारे आवाज को सुन करके, कि WRA की कुल पानी की टंकी की क्षमता, यानी अगर कुल पूछता है WRA की कुल पानी की टंकी की क्षमता, तो अगर पूछ दिया कुल क्षमता पानी टंकी की, तो यह जो है आपको 1800 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 1800 लीटर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन लिख लीजिए, रट लीजिए, चाहे जैसे आपको समझ में आता है। ठीक है, घुमाकर फिराकर जैसे भी आपको दिमाग में बैठता है बैठा लीजिए। ठीक है, तो आपको मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिखाया कि WRA की कुल पानी की टंकी की क्षमता 1800 लीटर होता है, और दूसरा में लिखिए कि WRA सिस्टम में युक्त रूफ माउंटेड AC कोच की वाटर स्लैंग टैंक की क्षमता कितना होता है, उतना मैं इस पर तो लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए आप लोग आवाज को सुन करके लिख लेंगे। ठीक है, तो यह हो जाता है 1600 लीटर। फिर से सुन लीजिए, WRA सिस्टम में युक्त रूफ माउंटेड AC कोच की अंडर स्लग टैंक की क्षमता 1600 लीटर। ठीक है, अगर AC में अगर आ जाए, कुल उसमें नहीं लिखा रहे, AC में अगर आ जाए कि AC कोच में अंडर स्लग टैंक की क्षमता कितना हो जाएगा, यानी WRA सिस्टम में AC कोच की अंडर स्लग टैंक की क्षमता कितना हो जाएगा, तो ये आप मार दीजिएगा 1600 लीटर। ठीक है, अंडर स्लग। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन में क्या आता है, यही जो आपके मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, WRA सिस्टम में ओवरहेड टैंक की क्षमता कितना होता है, तो 200 लीटर होता है। अब हमको जहां तक विश्वास है आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि ये 3 नंबर में क्वेश्चन ये हो गया, यहाँ पर 200 लीटर हो गया, तो यही जब कुल क्वेश्चन पूछेगा तो यह दोनों जुट जाएगा, यानी 1600 और 200 आपको 1800 लीटर आ जाएगा। अब जहां तक विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। अगर कुल पूछता है तो 1800, AC कोच के अंडर स्लैग वाटर टैंक की क्षमता अगर पूछता है तो 1600 लीटर, और WRA सिस्टम की ओवरहेड टैंक की क्षमता अगर पूछता है तो 200 लीटर। या तीनों क्वेश्चन एक साथ जगह पर लिख लेंगे ताकि आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार तीनों से तीनों क्वेश्चन रिपीट होता है, तो कभी 1800 जगह पर 1600 मार दिया जाता है, और 1600 का जगह पर कभी 1800 मार दिया जाता है, और 200 लीटर वाला में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, WRA की कुल पानी की टंकी की क्षमता 1800 लीटर। दूसरा नंबर में है कि WRA सिस्टम में युक्त रूफ माउंटेड AC कोच की वाटर स्लग टैंक की क्षमता 1600 लीटर। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, WRA सिस्टम की ओवरहेड टैंक की क्षमता 200 लीटर, और 1600 200 लीटर दोनों जोड़ेंगे 1800 कुल क्षमता आपका आ जाएगा। चलिए, बहुत बोल दिया मैंने। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, 11 में क्या करें कि कोच की खाली हालत में डैशबोर्ड में तेल का स्तर, ठीक है, तेल का स्तर यह पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए डैशबोर्ड आप जान ही रहे हैं कि जो डैशबोर्ड जो होता है आपको ICF में होता है। ठीक है, यह ICF का क्वेश्चन है। जो आपका जो मतलब कि ट्राली जो होता है, तो चारों कोनों पर देखिए स्प्रिंग लगा रहता है, उसमें एक गिलास टाइप का जिसको डैशबोर्ड हम लोग बोलते हैं, चारों कोन पर स्प्रिंग लगा रहता है, उसी में जो है एक्सल गाइड जाकर के फंसता है। ठीक है ना, तो वहां पर एक गिलास टाइप का यहाँ पर बना रहता है। ठीक है ना, उसी में जाकर के एक्सल गाइड जो है फंसता है। ठीक है, एक्सल गाइड फंसता है, और इसमें जो है तेल भरा रहता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि तेल आप कौन सा तेल भरा रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है सर्वोलेन 68 तेल भरा रहता है। कौन सा तेल? सर्वोलेन 68। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन किया है कि तेल का स्तर कितना होगा, तो तेल का स्तर जो है आपको यहाँ पर 40 mm होगा। ठीक है, 40 mm, यानी ऊंचाई जो है तेल का स्तर 40 mm होगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि कितना 40 mm में जो है आपका कितना लीटर हो जाएगा, तो लीटर जो है 1.6 लीटर हो जाएगा, यह पॉइंट है। ठीक है ना, 1.6 लीटर तेल होगा, 40 mm ऊंचाई होगा, और तेल का नाम सर्वोलेन 68 होगा। ठीक है ना, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। फिर मैं बोलूंगा जो भाई टेस्ट दिए हैं उनको तो मैं अनिवार्य रूप से बोलूंगा, क्योंकि वो उनका तैयारी कराना मेरे लिए एक दायित्व बन जाता है, जिम्मेवारी है।
इसलिए उनको तो जरूर कहूंगा कि जैसे क्वेश्चन को लिखेंगे ब्लू कलम से, वहां पर फिर नोट लिखेंगे और नोट लिख के फिर यहाँ पर एरो का चिन्ह बनाएंगे और इससे रिलेटेड जितना मैंने क्वेश्चन बताया फिर यहाँ पर मतलब वीडियो को बैक कर करके वहां पर कलर चेंज करेंगे, यानी ब्लू से लिख रहे हैं तो रेड या ब्लैक कलर ले लेंगे, उसको लिख लेंगे ताकि यह क्वेश्चन आपको जिस दिन कंफ्यूज करेगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन ये कंफ्यूज किया तो आपके चारों क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है कि एसीपी के लिए आवश्यक खींचने वाली बल किसके बीच होना चाहिए। ठीक है, एसीपी का फुल फॉर्म आपका हो जाता है अलार्म चैन पुलिंग। जो आप लोग ट्रेन में सफर करते हुएगा तो आप लोग स्टूडेंट लाइफ में देखते हैं ना, एग्जाम देकर लौटने के बाद में बहुत लोग जो है चैन पुलिंग करके अपने गंतव्य स्थान जब आता है तो उतर जाते हैं लोग, बहुत लोग को आप आज भी देखते होइएगा, तो उसी को हम लोग एसीपी कहते हैं, अलार्म चैन पुलिंग। ठीक है, तो कह रहा है इसके लिए जो है खींचने के लिए बल जो है कितना फोर्स मतलब लगेगा। ठीक है, तो ये जो होता है 7 से 10 केजी होता है। कितना होता है? 7 से 10 केजी। अब इसमें जो है दो तरह का क्वेश्चन आप लोग को घुमा देता है, ठीक है ना, कंफ्यूज करता है। वही क्वेश्चन पूछ देता है कि एसीपी के लिए अधिकतम फोर्स मतलब बल कितना लगेगा, तो 10 केजी, और कहीं पूछ देता है कि न्यूनतम कितना लगेगा, तो 7 केजी। इतना आप लोग प्रेशर जब देंगे तो आपको ब्रेक लग जाएगा, अर्थात एसीपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 7 से 10 केजी होता है। और कहीं कहीं ये भी होता है कि दोनों ऑप्शन अलग अलग कर देता है, ए में दे देगा इसको और बी में इसको दे देगा। ठीक है, और सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा, अधिकतम और न्यूनतम नहीं लगाएगा, डायरेक्ट कहेगा कि एसीपी के लिए मतलब फोर्स कितना होना चाहिए, तो उस वक्त जो न्यूनतम होगा उसको मारेंगे 7 केजी। ठीक है, जब आपको अधिकतम न्यूनतम क्वेश्चन में नहीं होगा तो 7 केजी, अधिकतम होगा तो 10, न्यूनतम होगा तो आपको 7। और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि एसीपी के लिए आवश्यक खींचने वाला बल किसके बीच होना चाहिए, यहाँ पर जब बीच की बात कर दे तो बीच में जो है बिटवीन, तो आपको 7 से 10 केजी हो जाएगा। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना जब डिटेल बताऊं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। और चलिए क्या कह रहा है कि बीएमबीएस होल में घुमावदार पुल चंद समायोजन तब किया जाना चाहिए जब व्हील का डायर देखें, यहाँ पर डाया होना चाहिए, दाया कितना तक मतलब पहुंच जाए। ठीक है, तो दाया जो है 839 mm तक अगर पहुंच जाए तो मतलब कि यहाँ पर जो है क्या लिखा है, कवर पुल रॉड जो है का प्रयोग हम लोग करेंगे, समायोजित जो है करेंगे। ठीक है, इसका आंसर 839 लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में क्या करें कि आईसीएफ डिजाइन कोच में लगे रोलर बेयरिंग के प्रकार। देखिए ये जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जैसे आता है वैसे तो आप लोग को सामने मैं रख देता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें डाउट है। ठीक है, फिर भी मैं इसके बारे में डिटेल आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर डिजाइन है, ठीक है ना, डिजाइन यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे आईसीएफ कोच में अगर पूछ दे कि आईसीएफ कोच में लगे रोलर बेयरिंग किस प्रकार का होता है, तो इसमें डबल रो स्फेरिकल एलाइन, डबल रो सेल्फ एलाइन स्फेरिकल रोलर बेयरिंग होता है। किसमें? आईसीएफ कोच में लगे रोलर मतलब कि बेयरिंग जो है डबल रो होता है, लेकिन यहाँ पर जो है डिजाइन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, यही अगर एलएचबी में अगर पूछता है, एलएचबी में, तो इसमें हो जाता है CPRB, यानी कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग इसका हो जाता है। ठीक है, और आईसीएफ कोच में लगे रोलर बेयरिंग कैसा होता है, तो डबल रो सेल्फ एलाइन स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पर डिजाइन है, तो डिजाइन के लिए इसका आंसर हो जाएगा सिंगल रो सेल्फ एलाइन स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। डिजाइन के लिए सिंगल रो, क्योंकि डिजाइन किया पहले से तो मान लेते हैं कि डबल रो पर चल ही रहा है, लेकिन जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए ना, तो यहाँ पर सिंगल रो सेल्फ एलाइन स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। लेकिन पहले जो है इस टाइप का डिजाइन अगर नहीं रहता है तो डबल रो, और एलएचबी में सीटीआर में कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग। ठीक है, और आप लोग भी अपने हिसाब से थोड़ा नोट्स में या बुक में आप लोग भी देख लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घेर दिया है। ठीक है, चलिए मेरे समझ से जो होना चाहिए जो आपको बताया, वीडियो को बैक करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एलएचबी कोच में ब्रेक डिस्क का व्यास। ठीक है, तो ब्रेक डिस्क के व्यास जो है ब्रेक से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, चलिए जैसे आता है मैं बना देता हूं। ठीक है ना, यह क्या मैं बना दिया, फिर से बना दिया। ठीक है,
तो क्वेश्चन आपका किया है कि एलएचबी कोच में ब्रेक डिस्क का व्यास, तो व्यास ये पूछ रहा है, तो व्यास जो है आपका जो है 640 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 640 mm हो जाएगा। और इसका मोटाई अगर पूछता है, मोटाई इसका कितना होना चाहिए, तो 110 mm होना चाहिए। ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है कि आपको ब्रेक डिस्क जो है क्या चीज का बना होता है। ठीक है। तो यह ग्रे कास्ट आयरन आयरन का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, तथा इसका दाया जो है 640 mm होता है, तथा इसका मोटाई जो है 110 mm आता है। और डिस्क के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग कॉपी में यहाँ पर सारे के सारे डिटेल लिख लीजिए। ठीक है। और यह क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा भी है कि यह फीस जो है, फीस जो है मतलब किस उद्देश्य से लगाया जाता है। जो इसमें गैप होता है, देखिए यहाँ पर फीस जो लगा रहता है, तो मुख्य रूप से यह कूलिंग के लिए लगाया जाता है। क्या चीज के लिए लगाया जाता है? कूलिंग के लिए, मतलब ठंडा होने के लिए फीस लगाए जाते हैं। ऑप्शन में आपको आता है कि मजबूती के लिए भी, तो मजबूती के लिए होता ही है, लेकिन हमने देखा है बहुत दिन से मैंने क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं, ये जो है कूलिंग ही चेक होता है। ठीक है। जब भी यह क्वेश्चन सामने आया है तो कूलिंग ही होता है, मतलब ठंडा करने के लिए, इसलिए आप लोग भी कूलिंग ही मारेंगे। ठीक है। तो फीस जो है किस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है? कूलिंग के लिए लगाया जाता है। ठीक है ना। तो लगभग जो है इससे क्वेश्चन जो है रिलेटेड जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और एक और क्वेश्चन आ जाता है इससे, जैसे मान लेते हैं कि यह एक्सल है, यहाँ पर एक चक्का है यानी व्हील है। यह क्वेश्चन आता है कि आपको व्हील डिस्क से नहीं, डिस्क से व्हील के इनर फेस, व्हील के इनर फेस से व्हील डिस्क का दूरी जो है कितना mm होता है, यह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। व्हील के इनर फेस से, व्हील के इनर फेस से डिस्क के बीच की दूरी कितना होता है, तो यह लिख लीजिए 175 mm होता है। कितना होता है? 175 mm होता है। ठीक है। और यह भी क्वेश्चन देखिए, लिख लीजिए, हम लटकाने जा रहे हैं इसको। ठीक है ना। तो कितना है? 175 mm। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि मान लेते हैं कि एक्सल है, यहाँ पर डिस्क लगा होता है, तो दोनों डिस्क के बीच की दूरी कितना होता है, तो 1030 mm होता है। कितना होता है? 1030 mm होता है। ठीक है। तो आपका यह क्लियर हो गया। यह हो गया व्हील से फेस के बीच 175 mm हो गया, या दोनों के बीच की दूरी 1030 हो गया, दाया 640 mm हो गया, और मोटाई जो है 110 mm हो गया, और यह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और टेस्ट में शामिल होने के लिए या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए आप हमसे कैसे जुड़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, बोगी और कार बॉडी को जोड़ने वाले स्पंज, मतलब डैम्पर की बात कर रहा है कि कौन उस डैम्पर क्या कर, मतलब कौन सा डैम्पर है। जैसे मान लेते हैं कि यह कोच बना दीजिए, और यहाँ पर जो एक बोगी बना दीजिए। ठीक है ना। एक बोगी बना दीजिए, तो कह रहा है कि बोगी, यह बोगी और कार बॉडी को जोड़ने वाला डैम्पर, मतलब स्पंज को क्या कहते हैं, तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? या डैम्पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या डैम्पर बोलते हैं। तो या डैम्पर के बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन करता है, जो इंपॉर्टेंट है, मैं डिटेल रूप से बता देता हूं। ठीक है। अब या डैम्पर, तो ये तो समझ गए कि या डैम्पर जो है कार बॉडी और बोगी को जोड़ता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं या डैम्पर, इसका लेंथ सबसे अधिक होता है। अब मैं इसको मिटाऊंगा और एक मैं यहाँ पर डैम्पर का फोटो मैं बनाऊंगा, बुझिए कि यह एक डैम्पर है। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि यार्ड डैम्पर से संबंधित जो क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड लेंथ इसका कितना होता है यार्ड डैम्पर का, तो इसका जो होता है 1083 mm होता है। कितना होता है? 1083 mm होता है। ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि संकुचन के बाद, माने सिकुड़ने के बाद इसका जो है लेंथ कितना हो जाता है, तो ये जो है 703 mm हो जाता है। कितना? 703 mm हो जाता है। और फैलता है कितना, तो आपका ये हो जाता है 380 mm हो जाता है। कितना? 380 mm हो जाता है। और इसी को अगर दोनों को जोड़ देते हैं ना, टोटल हम जोड़ देंगे तो आपका ये 1083 आ जाएगा। कितना? 1083 आ जाएगा। यानी आपको 380 और 703 जोड़ेंगे, स्टैंडर्ड लेंथ अगर पूछता है तो 1083। संकुचन के बाद क्वेश्चन आएगा, संकुचन के बाद मतलब सिकुड़ने के बाद, तो मतलब कि 703, और फैलने पर कितना बाहर निकलता है, तो 380, और दोनों जोड़ करके स्टैंडर्ड आपका यहाँ। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है। अब डैम्पर की संख्या कितना है आप पिछले वीडियो में देखें, पूरा मैं डिटेल बताऊं तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। टोटल डैम्पर 18 होते हैं, एक बोगी में 9 होते हैं। कैसे होता है पिछला वीडियो को जाकर के देखिए, या एलएचबी डायमेंशन वाला मैं एक वीडियो बनाया हूँ, 1 2 3 पार्ट में, मैंने 3 पार्ट में मैंने बनाया है, उसमें सारे के सारे डिटेल बताएगा, डायमेंशन का ही केवल बताएगा। बहुत ही अच्छा मतलब कि वो वीडियो है, और जो भाई को पीडीएफ जो मिल गया है तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। चलिए
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कर SS2 अनुसूची की अधिवक्ता मतलब कितना दिन पर किया जाता है। ठीक है, SS2 SS3 फिर मैं बोलूंगा कि डायमेंशन वाला में जाकर के देख लेंगे, फिर भी मैं जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर आप लोग के सामने रख देता हूँ। ठीक है, कॉपी में 100% नोट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ SS1, यहाँ पर लिख देता हूँ SS2 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SS3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं ईयर लिखूंगा, यहाँ पर हम लाख किलोमीटर मैं लिखूंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो SS2 पहले ईयर वाला चलिए, तो यहाँ पर होता है 1.5 साल, यानी 1.5 ईयर, 1.1/2 ईयर। ठीक है, और 1.5 3 यह होता है 3 ईयर, ये हो जाता है 6 ईयर। ठीक है, 6 ईयर। और ये जो होता है किलोमीटर में जो है आपको 6 लाख किलोमीटर। ठीक है, और ये हो जाता है 12 लाख किलोमीटर। ठीक है, और ये हो जाता है 24 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो आप ध्यान दें, SS1 अगर ईयर में पूछता है तो याद रखिए 1.5 3 6, यानी 1.5 साल 3 साल 6 साल, और किलोमीटर में पूछता है तो 6 12 24, यानी दुगना होता जा रहा है। आप ध्यान दीजिए, इससे दोबरी ये है और इससे दुगना यह होता जा रहा है। ठीक है, 6 12 24 और 1.5 3 6, 1.5 3 6, 1.5 3 6, 6 12 24, इस तरह करके रट लीजिए, एकदम घोर कर पी जाइए। ठीक है, ताकि यह क्वेश्चन कभी कंफ्यूज ना करे। इस तरह पे याद कीजिएगा, लाइनिंग में SS1 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर, SS3 3 साल या 12 लाख किलोमीटर, तो शायद कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह याद कीजिएगा 1.5 3 6, 6 12 24, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ओ देखिए, राजधानी एक्सप्रेस में पिट लाइन में मिलने वाली ब्रेक पावर। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस में पिट लाइन में ब्रेक पावर कितना मिलता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, यानी 100% हो जाएगा, क्योंकि राजधानी कोच है। ठीक है ना, उसमें सब कुछ 100% ही होता है। चलिए, ये कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, यह कह रहा है कि डॉम बॉल का उद्देश्य क्या है। तो डॉम बॉल का उद्देश्य जो है, सभी अक्षों को लगभग मतलब कि एक्सल को जो है गति जो है समान बनाए रखता है, तथा पहियों को फिसलने से मतलब स्कीडिंग से जो है बचाता है। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है, किसका, डंप बॉल का। ठीक है, यानी सभी एक्सल की गति को समान बनाए रखना तथा पहियों को मतलब कि व्हील को जो है चक्कों को स्कीडिंग होने से, घिसने से मतलब फिसलने से जो है बचाना। ठीक है, तो यह इसका आंसर सी हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। सेंसर और फोनिक व्हील के बीच की गैप, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछता है। जैसे कि आप जैसे मैंने एक्सल, बुझिए कि एक्सल है। ठीक है, यहाँ पर एक फोनिक व्हील लगा रहता है। ठीक है, और इसमें जो है दांते लगे, मतलब कि देखिएगा जब चक्का घर से जब चक्का बाहर फिट होकर के निकलता है, तो उस वक्त जब उसमें अर्थिंग डिवाइस या सेंसर जब फिट किया हुआ नहीं रहेगा, तभी आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यह जो है फोनिक व्हील होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है सेंसर लगाया जाता है। ठीक है, मतलब एक कवर होता है और इसी में एक सेंसर इस टाइप से लगा रहता है। ठीक है, सेंसर। ठीक है, तो कह रहा है कि सेंसर और फोनिक व्हील, यह सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में जो यहाँ ईयर गैप जो होता है वह कितना होता है, तो यही है 0.9 से 1 मतलब 4 mm के बीच यहाँ पर गैप होता है। जब यहाँ का जो सेंसर जो लगा रहता है इसके बीच में जो है इतना ईयर गैप होता है। और इससे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि यह फोनिक व्हील जो होता है इसमें कितने दांते होते हैं। ठीक है, आप लोग काउंट करके देख लीजिएगा, इसमें जो है 80 जो है दांते होते हैं। ठीक है, कितना दांते होते हैं, 80 दांते होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो फोनिक व्हील और इसके बीच में जो गैप देख लीजिए, और इसके दांते जो है, 2 क्वेश्चन इससे ज्यादा आता है, मेरे 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। जो क्वेश्चन आता है बार बार उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। चलिए देखिए, यदि माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में कोड जो है 99 कोड यह इंगित करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। तो 99 कोड का मतलब यह होता है कि पूरी सिस्टम अच्छा ढंग से काम कर रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है 72 कोड। ठीक है, तो 72 कोड का मतलब हो जाता है कि किसी एक एक्सल पर परमानेंट, फर्मा हो गया, परमानेंट माने फॉल्ट है। ठीक है, परमानेंट फॉल्ट है, किसी एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है। और 73 कोड का मतलब हो जाता है कि कई, माने एक से अधिक, कई मतलब एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है। ठीक है, और एक आता है 95 कोड। ठीक है, तो 95 कोड का मतलब ये हो जाता है, देखिए आपके ऑप्शन में 95 वाला बहुत सारा चीज देता है। ठीक है, कहीं ऑप्शन में देता है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, कहीं ऑप्शन में देता है अस्थाई, अस्थाई,
ठीक है, तो अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, तो 95 का अर्थ मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये भी ऑप्शन अगर देता है तो सही हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन में क्या देता है कि अस्थाई, तो अस्थाई भी अगर देता है तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, अस्थाई का मतलब है कि जो फॉल्ट होता है और ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, उसको 95 कोड के अंतर्गत रखा गया है। आप लिख लेंगे, उसको 95 कोड के अंतर्गत रखा गया है। और किसी एक एक्सल पर फॉल्ट है तो 72, और कई एक्सल पर फॉल्ट है तो 73, और 99 का मतलब ये हो जाता है कि ऑल मतलब सिस्टम अच्छा ढंग से कार्य कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जो है क्या दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ पर देखिए डी में नो डिफेक्ट इन सिस्टम, यानी सिस्टम में कोई डिफेक्ट नहीं है, यानी पूरी सिस्टम जो है अच्छा तरह से कार्य कर रहा है। नो डिफेक्ट इन सिस्टम। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रेक पैड के निंदनीय वाला आकार क्या है? देखिए, ये जो है आपको एलएचबी का क्वेश्चन है, यहाँ पर एलएचबी इंटीग्रेट नहीं किया है। ठीक है, तो कह रहा है निंदनीय मतलब कि कंडमिंग साइज ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एलएचबी का जो है निंदनीय जो है 7 से 10 mm होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग आ गया ना, तब आप क्या कीजिएगा, जब ऑप्शन अलग अलग आ गया तब क्या कीजिएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ऊपर आया था कि किसके बीच, अगर बीच अगर पूछ देता है तो 7 से 10 mm होता है। ठीक है, 7 से 10 में आता है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ दे कि ब्रेक पैड के निंदनीय वाला आकार क्या है, तो सबसे कम वाला मारेंगे, यानी 7 mm मारेंगे। ठीक है, और इसका ये जो दिया है 35 जो है न्यू दिया है। ठीक है, क्या दिया है? न्यू दिया है। न्यू ब्रेक पैड की मतलब आकार जो मोटाई जो है आपको 35 mm हो जाता है। और एक आता है प्राइमरी, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी ब्रेक पैड का मोटाई जो है पूछता है कितना हो जाता है, तो प्राइमरी अगर आएगा तो 36 mm मारिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर बीच आ जाता है कितने के बीच होना चाहिए, तो 7 से 10 mm। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो 7 mm, और न्यूनतम अगर कहे तो 7 mm, अधिकतम कहे भाई कितना मतलब कि घिस जाए, तो मतलब कि रह जाए। क्वेश्चन तो आता है कितना ब्रेक पैड घिस करके रह जाए, शेष बच जाए, तो अधिकतम मतलब कि 10 mm, न्यूनतम में 7, इस टाइप का आ जाएगा तो न्यूनतम 7 मारिएगा। न्यू पूछता है तो 35 मारिएगा। प्राइमरी अगर ब्रेक पैड पूछता है तो 36 मारिएगा। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा ब्रेक डिस्क पर दिए गए फिंस। देखिए ऊपर हमने अभी डिटेल में मैंने बताया है कि फिंस जो है कूलिंग के लिए लगाया जाता है, जिसका ए नंबर में दिया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा। ऊपर मैंने डिटेल बताया है, फिर मैं दोबारा नहीं बताना चाहता हूं। चलिए, कह रहा है कि ब्रेक कैलिपर यूनिट पर लगा, मैं किस पर ब्रेक कैलिपर जो है किस पर लगा रहता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि मान लेते हैं कि अब बोगी वाई शेप का जो है बना रहता है, वाई शेप का इस तरह। ठीक है, और इस पर जो है बोगी क्रॉस बीम होता है। ठीक है ना, बोगी क्रॉस बीम होता है, और इसी बीम पर इस तरह जो है यहीं पर जो है कैलिपर, जब ब्रेक कैलिपर जो है यहीं पर लगा रहता है। ठीक है ना, ब्रेक कैलिपर, और यहाँ पर डिश जो एक्सल का होता है और दोनों तरफ से जो है ब्रेक पैड चापता है। ठीक है, तो किस पर लगा रहता है? बोगी क्रॉस बीम पर लगा रहता है। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है? यानी बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कंट्रोल जलाशय का चार्जिंग टाइम, यानी कंट्रोल मतलब सीआर का, यानी सीआर का यह चार्जिंग टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो है 160 सेकेंड हो जाएगा। और सीआर का प्रेशर भी आप लोग जान लीजिए कि इसका प्रेशर जो है आपको 5 kg पर सीएम स्क्वायर होता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, और सीआर की क्षमता भी अगर कहीं कहीं पूछ देता है कि इसकी क्षमता, क्षमता अगर पूछता है तो 6 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चार्जिंग 160 हो गया, प्रेशर जो है 5 kg हो गया, और क्षमता 6 लीटर हो गया। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अब जो है डिटेल में देखिए, इस तरह बनाओ क्वेश्चन तो 85 क्वेश्चन में 2 घंटा समय लग जाएगा, पूरा डिटेल में अगर बताता हूँ। फिर भी जो जरूरी है मैं जरूर बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, कह रहा द्वितीयक निलंबन की अनुपलब्धता। देखिए यहाँ पर जो है अनुपलब्धता मतलब जब उपलब्ध नहीं हो, अनु कभी भी क्वेश्चन हड़बड़ी में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, ध्यान से कभी क्वेश्चन आराम से पढ़ना चाहिए, नहीं तो हड़बड़ी में क्या हो जाता है? गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है ना, और माइंड को अस्थिर करके एकदम एग्जाम चाहे जब भी सेट बनाए आप लोग टेस्ट दें, तो उस वक्त जो है सारे जितने भी दिमाग में मतलब जो भी आउटर जो है आपके दिमाग में भरा हुआ है उसको निकाल करके तब टेस्ट दें। हर एक संडे को संडे जो मैं टेस्ट लेता हूँ, या आप जब भी एग्जाम दे उस वक्त। तो यहाँ पर देखिए हड़बड़ी में पढ़िएगा, जैसे अनुपलब्धता माने जिसमें उपलब्ध नहीं हो, सस्पेंशन अर्थात डैम्पर, तो क्या होगा? तो सवारी की गुणवत्ता में जो है
कमी आ जाएगी। ऊर्ध्वाधर झटके मतलब वर्टिकल जो झटका जो लगता है ऊपर नीचा, वह जो है झटका बढ़ जाएगा और भागों की टूट फूट में वृद्धि। जो झटका लगेगा तो निश्चित है कि पार्ट जो है आपको टूट फूट में वृद्धि होगा, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि डैम्पर आपको नहीं रहे तो क्या होगा, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, तो वहीं यही सारा चीज होगा। मतलब सवारी को गुणवत्ता मतलब सवारी जो बैठे रहेंगे उनको मतलब आरामदेह नहीं होगा और ऊर्ध्वाधर झटका लगेगा माने वर्टिकल, और भाग जो है मतलब टूट फूट होगा, इसलिए ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 एलएचबी कोर्स में लगा सीबीसी डैश के लिए है। तो सीबीसी जानते हैं, सीबीसी यानी सेंटर बफर कपलर। मान लेते हैं कि यह एक गाड़ी है और इसमें जो है सीबीसी लगा रहता है, तो सीबीसी का काम क्या है, इसको देखिए यहाँ पर लिखा है ओनली कूलिंग ओनली बफिंग ए एंड बी ऑल ऑफ द अबव। तो कहने का मतलब कूलिंग भी करता है और बफिंग भी करता है। ठीक है, यानी खींचने का भी काम करता है और धकेलने का भी काम करता है, दोनों काम ये करता है। ठीक है ना, कूलिंग और बफिंग का दोनों का कार्य करता है, इसलिए ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कूलिंग एंड बफिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पिट लाइन की आवश्यकता डैश के लिए। तो पिट लाइन की आवश्यकता जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों रख रखाव के लिए होता है। ठीक है ना, पिट लाइन में गाड़ी को खड़ा करेंगे और उसके बाद में जो भी उसका साफ सफाई फलना चिलना जो भी कार्य है, टूट फूट देखेंगे फलना चिलना जो भी मतलब उसकी चेक करेंगे। तो प्राथमिक रख रखाव और द्वितीयक रख रखाव दोनों के लिए पिट लाइन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या लिखा है, तो आपको डी आंसर में जो दिया है ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर में क्या कर रहा है, पर्दे और रेक्सिन सीट कवर डैश में प्रयुक्त सामग्री है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो है ज्यादातर करके आप लोग कंफ्यूज होते हैं। किसमें कंफ्यूज होते हैं कि देखिए फायर प्रूफ और फायर रिटार्टेड। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो फायर प्रूफ का और दोनों का अगर हिंदी देखिएगा तो अग्निरोधी ही लिखेगा, इसलिए जब यह क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आप लोग इंग्लिश को देख करके मारेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाला यानी फायर रिटार्टेड होगा, अग्निरोधी। ठीक है, यानी अग्नि मंदक। ठीक है, और फायर प्रूफ का मतलब ये हो जाता है कि वह जलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो तो जलेगा, जो रेक्सिन कवर जो होता है वो तो जलेगा, मतलब धीरे धीरे जलेगा, इसलिए अग्निरोधी यानी अग्नि मंदक हो जाएगा, फायर रिटार्टेड हो जाएगा। अग्नि प्रूफ का मतलब ये हो जाता है कि वो जलेगा ही नहीं, इसलिए यह नहीं होगा, यानी फायर रिटार्टेड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जहां तक विश्वास है कि समझ गए होगा। 30 नंबर में क्या कर रहा है कि यदि द्वितीयक ऊर्ध्वाधर डैम्पर दोषपूर्ण है तो, द्वितीयक जो है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर की बात कर रहा है, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर डिफेक्टेड अगर हो जाए तो क्या होगा, तो क्या बोलते हैं वाई शेप में जो यहाँ पर जो होता है बोगी, यहाँ पर जो वर्टिकल डैम्पर जो लगा रहता है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, उसी के बारे में कह रहा है कि अगर वह डिफेक्ट हो जाए तो क्या होगा, द्वितीयक निलंबन प्रभावित करेगा। ठीक है, द्वितीयक सस्पेंशन प्रभावित करेगा, पार्श्व गति मतलब लेटरल मूवमेंट जो है उसको भी प्रभावित करेगा और स्प्रिंग जो है टूट सकता है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी फॉल्ट आपको आ सकता है, अगर यह वर्टिकल डैम्पर डिफॉल्ट हो जाए इसमें से कोई भी आपको फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसे हो गया आंसर इसका उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि सीटों की लगेज बैग की जांच की माने यह कब जांच किया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। ठीक है, तो इसका बी आंसर है D2 में किया जाता है, इसे रटने वाला है रट लेंगे। ठीक है, मतलब D2 में सीटों लगेज बैग की जांच किया जाता है। चलिए बी नंबर में क्या कह रहा है कि SS3 अनुसूची की आवृत्ति क्या है। हमने ऊपर बताया अभी SS2 SS1 SS2 SS3 हमने बताया कि 1.5 ईयर या 6 12 24 लाख किलोमीटर। ठीक है, 6 साल 12 साल यानी SS1 SS2 SS3 तीनों का मैं बता रहा हूँ 1.5 3 6 या 6 12 24। तो यहाँ पर ईयर पूछा है तो 6 ईयर हो जाएगा SS3। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो बैक करके फिर देख लें, बहुत ही मैं डिटेल में अभी बताया हूँ। ठीक है, चलिए 33 नंबर में का भारत की राजभाषा क्या है। तो भारत की राजभाषा क्या है, तो आप तो सभी लोग जानते हैं भाई कि भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी है, लिपि देवनागरी और राजभाषा हमारा हिंदी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है आता तो नहीं है लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है। ठीक है, तो राजभाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, राजभाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिस में मतलब जो प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग राजभाषा कहते हैं, जो ऑफिस में प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग राजभाषा कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, और राष्ट्रभाषा हम उसे कहते हैं जो कई भाषाओं का उसमें मिला जुला रहता है। ठीक है ना,
कुछ हिंदी भी बोलेंगे और उसमें कुछ उर्दू या इंग्लिश या पंजाबी या गुजराती या कुछ भी जो है मतलब कि क्या बोलते हैं उसको भाषा को मिक्स कर देंगे हिंदी में, तो वह राष्ट्रभाषा हो गया, यानी पूरे राष्ट्र में जो है वह बोला जाएगा। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज यानी शुद्ध हिंदी यानी राजभाषा कहलाता है। ठीक है, अब जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट को, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये भी आपको सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं कि यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर में, रेल सेवक डी एंड ए आर डैश में लागू होगा, बाकी डी एंड ए आर जो है कब लागू हुआ, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। डी एंड ए आर का फुल फॉर्म में हो जाता है डिसिप्लिन एंड अपील रूल। डिसिप्लिन एंड अपील रूल। ठीक है, तो यह जो है एक एक जो है 10 मतलब 1 अक्टूबर 1968, 1 अक्टूबर 1968 को जो है यह मतलब लागू हुआ। ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सस्पेंशन इज अर्थात निलंबन है। निलंबन मतलब क्या है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। क्यों हो जाएगा नॉन ऑफ दीज? ठीक है, तो निलंबन जो है देखिए माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी, पनिशमेंट। देखिए यह पनिशमेंट जो है कोई नहीं है, नहीं यह मेजर पेनल्टी माइनर पेनल्टी है। ठीक है, यह कोई दंड नहीं है, यह एक प्रकार का चेतावनी है। ठीक है, मतलब कि इसके बारे में हम आपको डिटेल रूप से बता दूं, आप लोग कॉपी कलम तो रखे ही हैं, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। निलंबन क्या है, क्वेश्चन लिखेंगे निलंबन क्या है। तो निलंबन हमेशा ड्यूटी या काम से होता है। किससे होता है? निलंबन हमेशा ड्यूटी या काम से होता है। कर्मचारी उसी पद पर नौकरी में तो मतलब कि रहता है, किंतु उससे काम करने या काम की जगह पर हाजिर रहने का इजाजत नहीं होती है। ठीक है, निलंबन दंड नहीं है, लिखते रहिए। यह एक शासकीय कार्यवाही है। ठीक है, क्या है? यह एक प्रशासनिक यानी शासकीय कार्यवाही है जो हमेशा जनहित में की जाती है। मतलब जनहित यानी जनता के हित अर्थात कर्मचारी के हित में किया जाता है, और उससे कर्मचारी प्रारंभिक जांच में कोई अड़चन नहीं डालता। ठीक है, अगर प्रारंभिक जांच अगर कराता है यानी कर्मचारी प्रारंभिक जांच में कोई अड़चन नहीं डाल पाता है, और जो उपलब्ध साक्ष्य है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। निलंबन के दौरान कर्मचारी को आधा वेतन मिलता है। कितना मिलता है? आधा वेतन मिलता है। तो इसलिए यह निलंबन जो है नॉन ऑफ दीज आंसर है। ठीक है, यह एक शॉर्ट रूप में इसका आंसर आता है, इस तरह ऑप्शन आता है कि यह एक मतलब शासकीय या प्रशासनिक जो है कार्यवाही है, यह एक कोई दंड नहीं है। ठीक है, समझिए एक प्रकार का यह एक चेतावनी है। चेतावनी, यह एक चेतावनी है कि फिर आपको इस टाइप से गलती नहीं करेंगे। ठीक है, यह कोई दंड नहीं है। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि प्रदर्शन और हड़ताल को क्या लिखा है? आरएस। आरएस जो है आचरण नियम में परिभाषित किया गया। देखिए रेल आचरण नियम 1966 का यह क्वेश्चन है। देखिए जो भाई पीडीएफ लिए हैं उनको तो मैं पीडीएफ दे चुका हूं, वो पीडीएफ जाकर के बहुत अच्छा से पढ़ेंगे रेल आचरण नियम 1966 को। ठीक है, और ऊपर जो आया था क्वेश्चन जो आपने निलंबन के बारे में, आईएसएफ के बारे में जो हमने बताया, तो क्या बोलते हैं वो रेलवे एक्ट 1948 क्या बोलते हैं 48 नहीं, डी एंड ए आर जो रूल है उसमें आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, या वीडियो जो है डिसिप्लिन एंड अपील वाला वीडियो या रेल आचरण नियम 1966 वाला वीडियो आप लोग जाकर देख लेंगे, और जो पीडीएफ लिए हैं पीडीएफ पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर जहां तक संभव हो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो प्रदर्शन और हड़ताल के लिए रूल 7 का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर रूल जो है नियम, यहाँ पर नियम अलग है और एसएफ अलग है। ठीक है, यहाँ पर इसका भी असर जांच अधिकारी के नामांकन के लिए प्रयुक्त पत्र जो है SF 7 का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, SF 7 का प्रयोग किया जाता है। और हड़ताल और प्रदर्शन करने के लिए रेल आचरण नियम 1966 के किस नियम में मतलब परिभाषित किया गया है? तो नियम 7 में किया गया है, आचरण नियम 1966। ठीक है, तो इसमें रूल 7 में अर्थात नियम 7 में प्रदर्शित किया गया है। और डी एंड ए आर वाला SF 7 जो देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म 7, तो उसमें जांच अधिकारी के नामांकन के लिए प्रयुक्त प्रपत्र का मतलब प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसलिए डी एंड ए आर वाला और रेल आचरण नियम 1966 वाला पीडीएफ जो भाई लिए हैं उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। देखिए फीड मेमो जारी करने के लिए प्रयुक्त रजिस्टर। ठीक है, देखिए
यहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीट मेमो। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसका जो है फीट मेमो जारी करने के लिए प्रयुक्त रजिस्टर RS-17 का प्रयोग होता है। RS-17 और 16 में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो फीट मेमो जारी करने, यहाँ पर देखिए फीट मेमो जारी है, जारी करने के लिए जब आपको मतलब फिट कर दिए, जारी मतलब फिट हो गए आप, मतलब तंदुरुस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, तब फिट हो गए, तो फिट को मतलब जारी करने के लिए मतलब RS-17 का प्रयोग किया जाता है। और RS-16 का जो है, RS-16 का प्रयोग जो है सीक मेमो के लिए किया जाता है। यहाँ पर लिख लेंगे सीक मेमो, सीक मेमो के लिए RS-16 का प्रयोग किया जाता है, और फिट मेमो जारी करने के लिए आपको RS मतलब 17 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसी आधार पर एक और क्वेश्चन है, कुछ मेंटेनेंस हिस्ट्री कार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रजिस्टर, तो यह RS-71 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के देखिए जो भाई PDF लिए हैं उनको मैं यह बात बता दूं कि वर्कशॉप फाइनल PDF जो आप लोग को दिया गया है, खोज लेंगे फिर उसको ढूंढ लेंगे, वर्कशॉप फाइनल PDF जो दिए हैं उसमें 1000 क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वर्कशॉप में जो काम करते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो PDF है, ठीक है ना, वर्कशॉप फाइनल PDF। तो उसमें अगर देखेंगे तो जितना भी जो है RDSO का जितने भी कंप्लीट है वो सब से लेकर के RS वाला फिट मेमो वाला, यानी जितना भी है वर्कशॉप से संबंधित वो सारे के सारे उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग को हम इला दिए, मतलब कि याद जो है दिला दिए हैं कि वर्कशॉप फाइनल PDF वाला जाकर के उसमें पढ़ेंगे, सारे के सारे उसमें मिल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं तो वीडियो भी लंबा हो रहा है। चलिए 41 में क्या कह रहा है कि रात के दौरान ART सीधे प्रेशर, मतलब रात में ART कितना देर में निकलने का उसको अनुमति है, ठीक है ना। रात के दौरान ART सीधे प्रेषण के लिए अनुमत समय जो है कितना है, देखिए रात है, ठीक है ना, तो रात के लिए 45 मिनट होता है और दिन के लिए आपको 30 मिनट होता है। कितना होता है? 30 मिनट होता है, और रात के लिए 45 मिनट होता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि बायोटॉयलेट में प्रयुक्त बैक्टीरिया, देखिए यहाँ भी बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज करता है, क्या चीज, कौन चीज में कंफ्यूज करता है, एरोबिक और एनाएरोबिक। हड़बड़ी में पढ़ेंगे ऑप्शन अथाई से मार देंगे, ठीक है। देखिए ऊपर ही दिया है एरोबिक, जहां ए देखे मार दिए, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर बोल्ड कर दिया गया है बड़े लेटर और यहाँ पर छोटा, तो ये होता है एनाएरोबिक, यानी बी इसका सही आंसर होगा। कभी भी एरोबिक नहीं मारेंगे, ध्यान में रखेंगे, एनाएरोबिक, एनाएरोबिक इसका मतलब आंसर होगा। एरोबिक हड़बड़ी में मारकर गड़बड़ी नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्रारंभिक चार्जिंग के लिए बायोटॉयलेट में प्रयुक्त इनोकुलम की मात्रा। जब प्रारंभिक चार्जिंग के लिए उस समय इनोकुलम का जो है, इनोकुलम की मात्रा जो है 120 लीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेंगे। बार बार मैं कहता हूँ नोट कर लेंगे, आप लोग भी कहते हैं कि बार बार सर बोलते हैं, लेकिन आप ही लोग के लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने भी कभी तैयारी किया था उस हिसाब से तैयारी किया था, जिसके कारण हम आज इस जगह पर हैं आप लोग के सामने कुछ बोलने का। चलिए 44 में क्या कर रहा है कि के टाइप के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक बदल देना चाहिए, ठीक है। के टाइप जो है कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक जो है कब बदल देना चाहिए, तो देखिए एक होता है के टाइप, एक होता है एल टाइप, एक होता है सी टाइप, CI टाइप, ठीक है। तो के टाइप जो है 12 mm अगर रह जाए घिस करके तो बदल देना चाहिए। एल टाइप जो है 10 mm अगर घिस करके बच जाए तो बदल देना चाहिए, और CI टाइप जो है 20 mm घिस करके बच जाए तो बदल देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको तीनों के तीनों कॉपी में नोट कर लेंगे। तो आपके के टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो के टाइप वाला आप ऑप्शन में देख लें कितना नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए बी नंबर में दिया हुआ है 12 mm, आप लोग मार लेंगे। चलिए 45, द STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। STD वॉक्शन वैगन, स्टैंडर्ड वॉक्शन वैगन में व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच गैप पूछ रहा है, ठीक है ना। व्हील मान ले व्हील है, यहाँ पर आपको ब्रेक ब्लॉक है, तो यहाँ पर गैप पूछ रहा है कितना होता है, ठीक है। तो इसका गैप जो है 6.25 mm होता है। कितना होता है? 6.25 mm, ठीक है। कौन सा है? स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड का मतलब अधिकतम। अधिकतम जो है बॉक्सन बैंकर में व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच गैप जो है आपको 6.25 होता है। लेकिन वहीं अगर ICF अगर रहता, ICF जो है तो इसका हो जाता है 5 mm। कितना हो जाता है? 5 mm, ठीक है, ICF के लिए। और वहीं LHB के लिए अगर हम बात
करते हैं तो डिस्क पर जो ब्रेक कैलिपर द्वारा यह चांपा जाता है, मतलब क्या इसको बोलते हैं ब्रेक पैड का, तो यह होता है 1 से 1.5 मतलब 1.5 mm। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आईसीएफ के लिए 5, एलएचबी के लिए 1 से 1.5 mm, और ये जो आपको दिया है स्टैंडर्ड वॉक्सन वैगन के लिए तो 6.25 mm। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जहां तक विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और बोलने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बोलने का सही कभी कभी जो है मुंह लटपटा जाता है इधर उधर, तो बुला जाता है कुछ, तो आप लोग तो खुद ही समझदार हैं, समझ जाइएगा। थोड़ा थोड़ा माइनर तो होता ही है। ठीक है, तो उतना उतना के लिए कोई, अब आप कहिएगा कि नहीं सर आप तो टीचर हैं, आराम से पढ़ाइए, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ता है। चलिए क्या लिखा है, कैसनो बोगी के लिए इलास्टोमेरिक पैड का आकार निंदनीय, मतलब कि कंडमिंग साइज पूछ रहा है। ठीक है ना, इलास्टोमेरिक, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप लोग 100% मतलब कि लिख लेंगे। 42 में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है ना, चलिए और नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि बीपी दबाव में बहुत कम कमी के लिए डीबी में प्रक्रिया की जाने के लिए परीक्षण जब 6 सेकंड में 6 किलोग्राम सेमी दर से बीपी दबाव कम किया जाता है डैश के रूप में। देखिए इसको जो है हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी तरह देखिए 6 सेकंड 6 किलोग्राम इन 6 सेकंड रहे तो सेंसिटिविटी टेस्ट आप लोग मारेंगे। ठीक है, और एक जगह मिलेगा आपको 6.6 केजी इन जो है 3 सेकंड देता है, तो वो हो जाएगा इन सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, तो आप वो तो क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन सामने है पिछला वीडियो में मैंने बताया था, वीडियो लंबा हो रहा है तो कहने का मतलब ये पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, यह जो हो जाएगा सेंसिटिविटी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, बॉक्सन बैगन में ए आयाम कितना होता है, ए डायमेंशन या पूछ रहा है बॉक्सन बैगन का। ठीक है, तो बॉक्सन देखिए वहां पर आईसीएफ का भी मैंने एसी का सबका मैंने बताया। मैं याद दिला दूं फिर एक बार और कि एलएचबी डायमेंशन वाला जो वीडियो है उसमें जाकर के देखें, आईसीएफ एलएचबी में मैंने अंतर बताया है। जितने भी डायमेंशन है, ए आयाम, बी आयाम, सी आयाम, ए डायमेंशन, बी डायमेंशन, सी डायमेंशन, SS1, SS2, D1, D2, D3, जितना भी डायमेंशन अंक में जो देता है टोटल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब मैंने उसमें बताया है, इसलिए उस वीडियो को जाकर के देखें। एलएचबी डायमेंशन वाला 1, 2, 3 पार्ट में मैंने बताया है। तीनों पार्ट में किसी में भी क्वेश्चन हो सकता है। जो भाई को पीडीएफ मिल गया है तो वो तो बिल्कुल खुश ही है, वो तो पढ़ ही लेंगे। चलिए, इसलिए मैं देखिए 85 क्वेश्चन बनाने में 1 घंटा लगभग समय लग गया। तो 48 में क्या कह रहा है कि बॉक्सन बैगन का ए आयाम जो है कितना होता है, तो इसका जो है 70 +2 -0 यानी +-2 0 होता है। +2 -0 इसका शुद्ध रूप से लिखा जाए तो आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे मैंने बताया है उसमें डायमेंशन वाला में। देखिए बहुत ज्यादा समय हो रहा है। फिट बोगी डिजाइन के बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, फिट लिखा है यानी यहाँ पर फिएट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, फिएट होता है, फिएट होना चाहिए। फिएट बोगी में डिजाइन के बारे में कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं की बात किया गया है, तो इसमें वाई आकार के होते हैं। तो यह जो है कभी भी देखिएगा, देखिए यहाँ पर एलएचबी को फिएट बोगी, एलएचबी में फिएट बोगी का हम लोग प्रयोग करते हैं, इस टाइप से यह होता है। ठीक है ना, इस टाइप से यह बोगी होता है। ठीक है ना, तो यह जो है वाई शेप में होता है। कैसा, वाई शेप में होता है। ठीक है, तो वाई शेप हो गया। ठीक है, और क्या करें, इसमें कठोर अक्ष मार्गदर्शन प्रणाली है। बोंगल मारे बोगी होगा, बोगी का वजन जो है 6.5 केजी, ये भी लगभग ठीक है। इसमें एंटी स्कीज फिक्सचर लगाए भी ठीक है। आपको बी नंबर जो है आंसर सही हो जाएगा, अर्थात यह नहीं होता है। बाकी सब ये जो है सही है, वाई शेप में होता है। इसका वजन जो है 6.3 होता है। यहाँ पर 5 दिया है लेकिन लगभग में 6.3 टन होता है। ठीक है ना, 6.5 दिया है तो ठीक है लगभग में, तो ये भी सही है। और इसमें जो है फीचर तो लगा ही है, तो इसमें बी आंसर इसका सही हो जाएगा, जो ऑप्शन सही नहीं है। चलिए, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। 50 नंबर का बीएलसी बैगन में कितने स्वचालित ट्विस्ट लॉक, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक की बात कर रहा है बीएलसी बैगन में। ठीक है, तो बीएलसी बैगन में ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो है आपको 8 होता है। ठीक है, जो मतलब कि ये देखिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी,
यहाँ पर एक यूनिट में जो है, एक यूनिट में 5 कार्य होते हैं। ए बाहर वाला ए होता है और बीच में जो 3 होता है वह बी कार्य होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एक यूनिट में जो है, इसको भी बारे में मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है ना, पास में क्वेश्चन आता है ना तो अच्छा आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि एक यूनिट में कितने कार्य होते हैं, तो 5 कार्य होते हैं बीएलसी के। और उसमें क्वेश्चन करता है कि एक यूनिट में कितने ए कार्य होते हैं, तो 2 होगा। और एक यूनिट में कितने बी कार्य होते हैं, तो 3 होगा। ठीक है, और एक कार्य जो बच गया, एक कार्य होता है, इसमें से कोई भी एक कार्य ले लीजिए, उसमें जो है ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉग की संख्या 8 हो जाता है। ठीक है, एक मतलब कंटेनर वाला कार्ड जो है, बीएलसी का फुल फॉर्म होता है बोगी लो कंटेनर। बीएलसी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, बोगी लो कंटेनर। ठीक है, तो एक कार में जो है अब कह रहा है पीएलसी वैगन में कितने स्वचालित ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो है लगा रहता है, तो 8 लगा रहता है। एक कार में कितना लगा रहता है, 8 लगा रहता है। ठीक है, और ये तो आप समझ ही लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एलएचबी कोच की उच्च गति की क्षमता क्या है। देखिए यहाँ पर एलएचबी कोच जो है, आपको हमने इसको जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसको निर्धारित किया गया है। ठीक है, और इसको मॉडिफाइड जब हम करेंगे तो इसको हम 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला सकते हैं। कब, मॉडिफाइड करके, अपग्रेड करके। ठीक है ना, तो यह इसका आंसर 160 हो जाएगा। लेकिन एक और इसमें से क्वेश्चन आता है कि जब यह एलएचबी कोच जब प्रथम बार जब ट्रैक पर आया था, टेस्ट जब हुआ था, तो उसको कितने किलोमीटर पर घंटा से चला करके हमने टेस्ट किया था। ठीक है, तो वह 180 किलोमीटर के स्पीड से मतलब चला करके उसको टेस्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन याद आ गया वंदे भारत का। तो देखिए वंदे भारत का जो है, जो भाई पीडीएफ लिए हैं वो पढ़ लेंगे, और वंदे भारत वाला जाकर वीडियो जरूर देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। मैं यहाँ पर वंदे भारत का मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप जाकर उस वीडियो को देखिए। ठीक है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। इसी तरह मैं पूरा डिटेल में मैं बताया हूँ वंदे भारत के बारे में, कब बना, कैसे बना, कितना दिन लगा समय, ट्रेन 18 उसको क्यों कहते हैं, बहुत तरह के। तो वंदे भारत का जरूर पीडीएफ जो है पढ़ लेंगे जिनको पीडीएफ मिला है। चलिए इस पेज को खत्म कर देते हैं। 52 नंबर में ये तो हो गया आपका डी आंसर। 52 नंबर, मानव जीवन से जुड़ी दुर्घटना की जांच डैश के द्वारा किया जाता है। मानव जीवन से जुड़ी दुर्घटना को इसको सीआरएस के द्वारा मतलब कि हम लोग करते हैं। सीआरएस यानी कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, इसका फुल फॉर्म होता है सीआरएस। सीआरएस कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इसका फुल फॉर्म होता है। और मानव जीवन से जुड़ी जितने भी दुर्घटनाएं होता है उसका सारा जो है सीआरएस के मतलब द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एक होता है CRIS, क्रिस यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म आप लोग भी देख लेंगे। चलते हैं, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, हमने आपको बताया था इस वीडियो का पीडीएफ या आपको मुझसे जुड़ने के लिए या टेस्ट में शामिल होने के लिए, एलडी सीजे AWM का अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए मेरे व्हाट्सएप पर आपको कांटेक्ट करना होगा। 96 93 57 14 26, इस पर आप लोग मतलब कि मैसेज करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या मतलब टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए मतलब उसमें आपको CNW, वैगन और एलएचबी, ICF, डेमू, मेमू, वंदे भारत जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन का आप पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों। और आईटीआई से संबंधित जो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, ये सारे के सारे। और सबसे अच्छा कि अब जो वर्कशॉप में है, वर्कशॉप के लिए वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ जो आपको मिलता है, फाइनल पीडीएफ वर्कशॉप से सारे के सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाते हैं। इस हिसाब से आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और मैसेज करेंगे, कृपया करके फोन नहीं करेंगे। हाँ, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और मैं 50 क्वेश्चन का ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ये टेस्ट सीरीज जिसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 फिर अगले पार्ट में मैं 52 के बाद मैं बनाऊंगा। ठीक है, इतना आप लोग जो भाई टेस्ट दिए हैं इतना आप लोग पहले कंप्लीट करें, इसी सप्ताह में मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।